सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है दृग्दृश्य विवेका। इस किताब के बारे में आपने कभी सुना है मधुर जी? किसी ने सुना है इससे पहले? इस किताब का नाम है दृग्दृश्य विवेका। इसे आमतौर पे प्रकरण ग्रंथा कहते हैं। प्रकरण ग्रंथा ये होता है कि भगवत गीता से पहले इसको पढ़ा जाता है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वेदांता के प्रति वो अच्छे से हो और उसके बाद हम भगवत गीता पढ़ें। लेकिन मुझे जब पता चला तब भगवत गीता भी पढ़ चुका था, उपनिषद भी पढ़ चुका था और तब मैंने इसको पढ़ा, प्रकरण ग्रंथा। इसे दृग्दृश्य विवेका एक शॉर्ट बुक है। 31 मंत्रों को इंपॉर्टेंट दिया है, कहीं कहीं पे 46 मंत्रास है, उसमें 6 मेडिटेशन है। और इस बुक के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। कितने लोगों का मत ये है, कितने लोग कहते हैं कि स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है। कोई बोलता है कि उनके जो गुरु थे भारती तीर्थ, उन्होंने लिखा है। खैर जिसने भी लिखा हो, ये किताब इतनी अच्छी है क्योंकि हमें हमारा नेचर और ब्रह्मन का नेचर इसमें थोड़ा सा खुले से में पता चलता है और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और मैं आपको भेज दूंगा, इसका PDF भेज दूंगा, आप जब भी पढ़ना चाहोगे तो इसको बाद में पढ़ सकते हो। तो अब क्या है दृग्दृश्य विवेका, मतलब इसका मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे हैं? दृग्दृश्य, इसका दूसरा नाम होगा दिशा। दृग मतलब दिशा है? नहीं, दृग मतलब जो देखने वाला है, देखने वाला है और दृश्य है, ठीक है ना। तो इसमें आप दूसरा नाम लिख सकते हो, सियर एंड सीन। दृग लिखो, दृश्य लिखो और इसे नीचे लिख दो सियर एंड सीन। आप लिख सकते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप लिख सकते हो नोअर एंड नोन, आप लिख सकते हो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, यानी कि दृग और दृश्य, ये संस्कृत वर्ड है। सियर एंड सीन, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, नोअर एंड नोन, ठीक है। और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बहुत यूज करता हूँ, आज हम उसी लैंग्वेज में रहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज में रहेंगे। तो अभी मुझे बताओ कि ब्रह्मांड में हम जो ये ग्रॉस बॉडी लेकर आए हैं, ये ग्रॉस बॉडी लेकर आए हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम कर्म कर सकते हैं। विदाउट ये ग्रॉस बॉडी हम कर्म, कोई भी कर्म कर नहीं सकते। ना हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, ना हम दुख का अनुभव कर सकते हैं, ना हम पंच इंद्रियों का मजा ले सकते हैं। तो बॉडी उस हिसाब से ये ग्रॉस वर्ल्ड के लिए बहुत निहायत ही जरूरी चीज है। सटल वर्ल्ड में क्या है, हम अपने हाथों को भी उठा नहीं पाते हैं जब तक माइंड का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में रहने के लिए मन का होना भी बहुत जरूरी है। और हम कॉन्शियस हैं, हम इस तरह से अभी तो कॉन्शियस है, हम फील कर पा रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं और मुझे बताओ कि ये जो जगत है इसमें कितनी सारी चीजें हैं। हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे?
कितनी सारी चीजें, दृश्य दृश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दृश्य दृश्य हाँ दृश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सारी चीजें, हम अगर उसको डिवाइड कर लेंगे इंद्रिय में डिवाइड कर सकते हैं सर। आप बताइए, आप क्या कर सकते हैं? एक ही हुआ ना सर? 5 इंद्रियों में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अपने 5 जो बने हैं 5 तत्व को 5 तत्वों में डिवाइड कर सकते हैं। 5 तत्वों में कर सकते हैं, लेकिन 5 तत्वों से उसका एक क्या है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है, वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम खाली इसको 5 चीजों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये जगत में जो भी चीजें हैं, या तो हम देख सकते हैं, या तो हम छू सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं, या तो हम सूंघ सकते हैं, या तो हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा छठा चीज कोई नहीं है। आप पता करो छठा चीज कोई है? ये 5 में ही सारा जगत निपट कर यहां आ जाता है। राइट? एग्री की डोंट एग्री? एग्री सर। है ना? यहाँ पर कोई छठा चीज है ही नहीं। जो हम 5 इंद्रियों से ग्रैब कर सकते हैं वही हमारा चीज है। और हमारे 5 इंद्रिय कौन कौन से हैं? नाक, आँख, जीवा, स्किन, क्या है? नाक, कान, आँख, जीवा, हाँ जीवा और स्किन। स्किन 3 हुआ। हो गया ना? ईयर, और आँख, नाक, कान, स्किन, जीवा 5 हुआ ना? आंख, नाक, कान, स्किन, जीवा, ठीक है 5 है। अब इसके कितने काम है? क्या बोले सर? इसके 5 इंद्रियों के कितने काम है? सारे ही काम इन्हीं का ही है नहीं, कितने काम है, मतलब नंबर के वाइज से। सर। आँख तो खाली देख सकता है, कान खाली सुन सकता है, नाक खाली सुन सकता है, पर जीवा जो 2 काम कर सकता है, किसी का मर्डर भी करवा सकता है और किसी का सामान भी कर सकता है। वो तो कर्म इंद्रियों में चला गया, लेकिन हम जो ये ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सटल वे से देखोगे ना, तो ये जो 5 इंद्रिय हैं, इसके 2-2 काम है, सबके 2-2 काम है। 2-2 काम कैसे हो सकते हैं इसके? इसके 2-2 काम कैसे हो सकते हैं, बताओ? कोई बताएगा? शिवा? एक सर सुनना और उसको ब्रेन को रिपोर्ट करना। नहीं, वो तो इंटरनल मैटर है, उसमें हमें जाने की जरूरत है। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ नहीं सर, हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये जो 5 इंद्रिय हैं, इसके टोटल 10 काम है, यानी कि एक इंद्रिय के 2-2 काम है। क्या 2 काम है, बता सकते हो कोई? हाँ, सुनना जानना, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको, जो सुना तो उसको ये जानना। 5 काम है ना, 5 काम है। मैं बोल रहा हूँ 10 काम है उनके। उसको महसूस करना सर। वो तो कॉन्शियस हो गया, वो तो मैं बताता हूँ। आंख का काम क्या है? देखना। नहीं देखना, वो किसका काम है? मुझे दिखाई नहीं देता है, वो किसका काम है? आँख का है। ये कान का काम क्या है? द्वंद्व वाला है, डुअलिज्म हो गया सर। हाँ, ये कान का काम क्या है? सुनना और नहीं सुनना। सुनना नहीं सुनना, क्योंकि अगर हमें नहीं सुनाई देगा तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट? हमें नहीं दिखाई देगा तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। टेस्ट करना या नहीं करना, जैसे कोरोना में कितने लोगों को स्मेल नहीं आता था, तो वो भी हाँ। का काम है ना, राइट? तो ये क्या है कि विपरीत जो भी है, जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम वो इंद्रिय करता है। एग्री की डोंट एग्री? एग्री सर। इसीलिए इस जगत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके 5 इंद्रिय नहीं है। कोई बता सकता है 5 इंद्रिय किसके नहीं है?
सबके, ऐसे तो सबके है, करता है नहीं करता है। सबके हैं। पंच पंच जो ये जो वो क्या बोलता है ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, वो अंधे आदमी का आंख खराब हो सकता है, वही। इंद्रिय खराब नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखता है। ए ब्लाइंड मैन कैन सी दैट ही कैनॉट सी। एग्री एग्री सर। जी? यस सर। एग्री? एक A deaf man can hear that he cannot hear. ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी जो ये है, ये जो जगत है, ये जो इसको जो हमने 5 चीजों में डिवाइड कर लिया, पंच इंद्रियों के जो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, इस पे छठा कुछ नहीं है। वेदांत के हिसाब से आज एक 3 शब्दों का हम खेल करेंगे, क्योंकि इसमें 5 इंद्रिय है, मैंने बोल दिया 5 चीजों से हम ग्रैब करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट क्या है, उनमें क्या डिफरेंशिएट है वो देखते हैं। जैसे कि ये सजातीय, उनमें डिफरेंसेस या नहीं, उसको भेदा बोलेंगे, उसको भेदा बोलेंगे। और वो क्या है, सजातीय भेदा। सजातीय भेदा मतलब क्या होता है कि एक पेड़ और दूसरा पेड़ में फर्क है, तीसरे पेड़ में फर्क है, सारे पेड़ एक जैसे नहीं है, राइट? क्या हो गया सुरेश जी? सर एक जैसा नहीं सर, ऐसा बोलना चाह रहे थे। सब में डिफरेंस, हर आदमी में डिफरेंस सब में डिफरेंसेस है, सब में डिफरेंसेस है, सब में डिफरेंसेस है, राइट? एक पेड़ दूसरे पेड़ से अलग है, तीसरा पेड़ उससे अलग है, चौथा पेड़ उससे अलग है, ठीक है। इसको बोलेंगे सजातीय भेदा। और जो सेकंड वाला है विजातीय भेदा, वो क्या है कि एक ट्री जो है, हम देखने की चीज अगर बात करेंगे, ट्री जो है स्टोन से अलग है, रिवर से अलग है, माउंटेन से अलग है, इसको बोलेंगे विजातीय भेदा। और स्वागतीय भेदा, स्वागतीय भेदा उसको क्या बोलेंगे, एक ट्री के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है उसका? सर दूसरा वाला क्या था, वो एक साउंड कुछ आ रहा है अजीब सा, तो डिस्टरबेंस हो रहा विजातीय भेदा, है। सर सजातीय वेदा और विजातीय भेदा, VIJATIY है। इसमें क्या है डिफरेंस? इसमें एक पेड़ और स्टोन में डिफरेंस, एक पेड़ और अच्छा। माउंटेन में डिफरेंस। और स्वागतीय भेदा जो है, स्वागत भेदा वो क्या है, ट्री है तो उसका ब्रांच भी है, उसके पत्ते भी है, उसके फूल भी है, उसके फल भी है। मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि क्या हुआ, हम ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक हमने वो टॉपिक को शुरू नहीं किया। अब जो मैं आगे बोलने वाला था वो अब मैं अभी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे थे, बोले थे? नहीं, ये भेदा जो आपने बोला, ये क्यों बोला वो मैं सुन नहीं पाई शायद। नहीं, मतलब ये जगत में इतने सारे डिफरेंशिएट, इतने सारे डिफरेंसेशन है। अच्छा। ठीक है। तो अभी जो मैं बॉडी के बारे में बाद में बोलने वाला था वो मैं अभी बोल रहा हूँ ताकि हम तैयार ही हो जाए पूरी तरह से। फिर एक एक श्लोका जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। अब ये हमारा जो बॉडी है, पूरा बॉडी है ना, राइट? एग्री? अभी देखो, मेरे में और सुरेश जी में फर्क है, मेरे में और मधुर जी में फर्क है, मेरे में और शिव में फर्क है, मेरे में और अशोक जी में फर्क है। ये हो गया, क्या हो गया? बॉडी तो सेम ही है बट सब डिफरेंट है। नहीं, हाँ, तो वो क्या हो गया? ग्रोथ बिहेवियर सब डिफरेंट है सर। बॉडी तो सेम ही है। वो हो गया सजातीय भेदा। सजातीय भेदा, ठीक है। बॉडी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। विजातीय भेदा क्या है? मेरा बॉडी है, ये किताब है, मेरा बॉडी है, ये ट्री है, मेरा बॉडी है, ये रिवर है या माउंटेन है,
ठीक है। अब हम जिसको बॉडी बोलते हैं, आपको बड़ा ताजुब होगा, ये बॉडी बताओ, कोई अपना बॉडी बताओ। बॉडी बताओ तो कपड़े नहीं खोलना है, खाली बताना है कहां से कहां तक बॉडी है। बताओ। सर से पैर तक। सर से पैर तक, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बॉडी है हमारा, ये हमारा एक इल्यूजन है। कैसे मालूम है? जैसे देखो, अगर बॉडी है तो ये क्या है? हाथ है, ये पैर है, ये घुटना है, ये एल्बो है, कौन? सर है, ये कंधा है, ये कितने सारे चीजों को मिलकर एक बॉडी हुआ है। जी। स्वागता भेदा, राइट। इसको पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी बोलेंगे, लेकिन इसको बॉडी नहीं बोलेंगे, इसको अक्खा बॉडी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है बताओ, ये क्या बताओ? ये हाथ, हाँ, हथेली। हाथ है, हाथ ही बोलोगे ना। ये 60 किलो का हाथ है, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ठीक है। ये क्या है? हाथ है। अब देखते हैं इसको स्वागतीय भेदा में। हाथ है, उंगली ये wrist है। फिंगर है, ये नेल्स है, ये चमड़ी है, ये मांसपेशियां हैं, ये बोन है, ये ब्लड है। एग्री की डोंट एग्री? अब अगर ब्लड में हम जाओ, चलो ब्लड एक चीज है क्या? ब्लड है क्या कोई चीज? तो आप अपने ब्लड रिपोर्ट को देखो, ब्लड में कितनी सारी चीजें होती हैं। ये सब चीजें जाकर क्या हो जाता है, एक जगह पे जाकर एक सिंगल एटम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी घर बताओ मेरे को, घर क्या है? वो भी बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, ईंट है, पत्थर है, पत्थर है। सीमेंट है, लोहा है, लकड़ियां है। गाड़ी क्या है? सब वही। टायर है, स्टेयरिंग है, पतरा है, सीट है, सब ये कॉन्सेप्ट है। आप समझ गए? तो ये जो हमारा जो इल्यूजन बना हुआ है कि ये मेरा बॉडी है, उसको हमको और अच्छे से समझने के लिए ये डिफरेंशिएट बताया जा रहा है। अभी तक यहां तक समझ पाए? जी सर। बॉडी के लेवल पे समझ पाए? जी सर। ये क्या है? उंगली। पक्का बॉडी उंगली है? का पार्ट, बॉडी का एक पार्ट है। बॉडी का एक पार्ट है। ये उंगली भी नहीं है, क्योंकि इसमें नाखून भी है, इसमें ये भी है, इसमें मांसपेशियां भी है। आप समझ रहे हो? तो हम बोले क्या सर? हाँ? तो हम बोले क्या? आप ब्राह्मण हो, ये तो एयरपोर्ट में जाके बोल नहीं सकते हो ना, मैं भगवान हूँ करके। हमें बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस क्योंकि ये दृग दृश्य विवेका है, जिसको हमने इल्यूजन के हिसाब से हमने बॉडी मान लिया है, हमने मन मान लिया है, उसको थोड़ा सा त्यागना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इस बुक का, ठीक है। अच्छा। अभी हमारा क्या हो गया कि हमने ये समझ लिया कि बॉडी जो हम बोल रहे हैं वो ये है। और हमने देखो बॉडी को जो है हमने अपना बचपन देखा है बॉडी में, हम अंदर सेम है। हमने अपना टीनेज देखा है, हम अंदर सेम है। हमने अपना जवानी देखा है, अंदर सेम है। अभी इस एज में देख रहे हो बॉडी में कितने डिफरेंशिएट आए, लेकिन अंदर वाला क्या है? सेम है, राइट। तो ये बॉडी का जो ये डिफरेंसेस है, वो क्या होता है कि बॉडी क्योंकि पंच तत्वों से बना हुआ है और ग्रॉस वर्ल्ड में है, तो ये पंच तत्वों से बना हुआ है। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो वो जाकर पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो ये हो गया बॉडी का, हमने समझ लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहला श्लोक क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर पहला श्लोक क्या है? द आई इज द सीयर एंड द फॉर्म एंड कलर आर द सीन। द आई इज द सीन एंड द माइंड इज इट्स सीयर। द विटनेस अलोन इज द सीयर ऑफ थॉट
in the mind and never be seen. अब जैसा देखो, ये हमने पंच इंद्रियों का डिस्कशन पहले कर लिया है, लेकिन यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आप, हम लोग आंखों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप उसको भी समझना कि इसमें कान भी इंक्लूडेड है, इसमें स्किन भी इंक्लूडेड है, इसमें स्मेल भी इंक्लूडेड है, इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई क्या कर रहा है? आई जैसे कि ये फॉर्म को देख रहा है, ठीक है, आंख ने ये फॉर्म को देखा, ये जड़ है, ये, ठीक है, ये जड़ है। क्या ये अपने आप को देख सकता है? नहीं। नहीं देख सकता। क्या मोबाइल को पता है कि मैं उसे देख रहा हूं? नहीं। नहीं। नहीं, ठीक है ना। ये कभी कोई नहीं बोल सकता कि मोबाइल मुझे देख रहा है। हम क्या बोलेंगे? मैं मोबाइल को देख रहा हूं, राइट। लेकिन क्योंकि आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी आंखें लाल कलर देखता है, कभी नीला देखता है, कभी पीला देखता है, कभी बड़ा देखता है, कभी छोटा देखता है, कभी चूहा देखता है, कभी हाथी देखता है। क्या ये सब देखने के बावजूद उसके आंखों में कोई परिवर्तन आता है? हाथी को देखने के लिए हमें आंखें बड़ी करनी पड़ती है, नहीं। चींटी को देखने के लिए हमें आंखें छोटी करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में कुछ भी हो, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ना उसका कलर लाल कलर देखने से आंखें लाल नहीं होती है, ना नीला कलर देखने से आंखें नीली होती है, ना काला कलर देखने से आंखें काली होती है। तो ये जो दोनों का डिफरेंशिएट है, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इजी है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, और ये अभी थोड़ा कॉन्शियस है, ये क्योंकि सब्जेक्ट है अभी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अब देखो, क्योंकि आंखों में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसमें कुछ भी हो जाए, ये संसार में कुछ भी हो जाए, हम देखेंगे, लेकिन वो हमारे आंखों को परिवर्तित नहीं करेगा, हमारे आंखों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसमें आप, जैसा मैं ये ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, तो आप इसमें कान में साउंड को फील कर सकते हैं, नाक में स्मेल को फील कर सकते हो, स्किन में फीलिंग को फील कर सकते हो, राइट। तो ये पांचों चीजों के लिए आप ये करो, लेकिन हम बातें करेंगे आंखों के बारे में। अब आंखों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो जड़ पदार्थ देखे, कुछ भी देखे, कोई कलर देखे, कोई चुभता हुआ चीज देखे, कांटे देखे, फूल देखे, उससे आंखों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आंखें अभी सब्जेक्ट है, ये अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब जैसा देखो, आंखें हमने पलके झपकाई, एक बार झपका के देखो, बचपन से लेके अभी तक देखो, रोशनी कम होते जा रही है, आंखों की रोशनी कम होते जा रही है, आंखों में कभी लालपन आ जाता है, कभी नीला, क्या बोलते हैं, इरिटेशन होता है, कभी आंखें में कम दिखाई देता है। ये सब किसको पता चलता है? ब्रेन। बैठा है माइंड, माइंड, ठीक है। अब आंखें क्या हो गया? आंखें क्या हो गया? सब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और माइंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। राइट। आंखें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और माइंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, आंखों की खासियत देखो कि वो सारी चीजों को देख सकता है, सिर्फ आंखें एक चीज नहीं देख सकता है। क्या? अपनी खुद अपनी आंखों को नहीं देख सकता, आंखें अपनी आंखों को नहीं देख सकता। आप आईने के सामने खड़े रहोगे, वो रिफ्लेक्शन होगा, फोटो क्लिक करोगे, वो अलग होगा, लेकिन आंखों से आंखों को देखने की कोशिश करो, पॉसिबल है? यहां तक समझ में आ गया? एग्री? समझ में आ गया कि आंखों में कोई भी तकलीफ होती है, तो हम ये बोलते हैं कि अरे मेरा माइंड में
क्या बोलते हैं, तकलीफ हो रही है आंखों में, तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं अरे मेरे आंखों में कुछ तकलीफ है, मुझे आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, या मेरे माइंड में मोतियाबिंद हुआ है, कोई सुना है कभी किसी ने बोला? आंखों में कोई भी चीज होता है वो माइंड को फर्क नहीं पड़ता है, माइंड रिपोर्ट जरूर करता है लेकिन वो चीज उसको वो लेता नहीं। समझ पा रहे हो यहां तक? आंखों में कोई भी परिवर्तन आए, चाहे आंखों में कम दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, अंधेरा दिखाई दे, ये माइंड रिपोर्ट जरूर करता है। तो अभी आंखें क्या हो गया, आगे आंखें हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और माइंड हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट? अब देखो माइंड में 4 फंक्शन है। 4 फंक्शन क्या क्या है? माइंड एक है लेकिन उसके फंक्शन 4 है। कौन से? तो एक अंडरस्टैंडिंग है, सोचना समझना ये सब होता है ना। समझना, अंडरस्टैंडिंग, और processing the idea which is coming in and converting into action. सबका रिपोर्ट कलेक्ट करना। है कि मनस विकल्प, अभी मैं ये काम करूं या नहीं करूं, आज मैं लेक्चर के लिए बैठूं या नहीं बैठूं, ये माइंड का संकल्प विकल्प चलते रहता है। कल मैं ये काम करूंगा, अभी तय कर रहे हो, कल बोलोगे मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये संकल्प हो गया। और जो निश्चय करता है, निश्चय कौन करता है? बुद्धि करता है। बुद्धि करता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो होता है निश्चय, यानी कि बुद्धि का। और चित्त जो है वो हमारा मेमोरी है। हमने आज तक आप इसको बॉटल करके कैसे पहचाने? पहली बार देख के पहचान गए इसको बॉटल ले करके? ये आपके मेमोरी में स्टोर है कि बॉटल ऐसा होता है। दूसरा कलर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे इसके, मतलब जो 6 तरह के हमने नॉलेज बताए थे उसमें से कंपेयर करके आप समझ जाओगे। लेकिन ये बॉटल को पहली बार देख के या ये मोबाइल को पहली बार देख के आप कैसे बोलोगे कि ये मोबाइल है करके? ये हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है ना। और जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारे मेमोरी में से, पास्ट मेमोरी में से, इट इज सो फास्ट, हमारे पास्ट मेमोरी में से वो ढूंढता है, टटोलता है और उसका एक्सपीरियंस हमको लाकर बताता है, ठीक है। और जो 4th है वो है ईगो। ईगो यानी कि अहंकार, इसको बोलेंगे मनस चित्त बुद्धि अहंकार। मनस चित्त बुद्धि अहंकार, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, ये 4 फंक्शन है माइंड। ये हमने पहले भी बात किए हैं इस पे। जी जी। मनस चित्त बुद्धि अहंकार। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। हमारे ये जो क्रॉस बॉडी है, क्रॉस बॉडी हमने देखा कि सारे कर्म करने के लिए हमें क्रॉस बॉडी की जरूरत पड़ती है। और अंदर क्या है हमारा? सटल बॉडी। सटल बॉडी, कोई बोलता है कि 17 इंस्ट्रूमेंट है उसमें, कोई बोलता है 19 है। 17 में कैसे हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 सांसें हैं और मनस चित्त बुद्धि अहंकार, ये हो गया 19 हो गया। लेकिन अगर कभी माइंड और इंटेलेक्ट ऐसे भी गिनते हैं, माइंड एंड ईगो भी गिनते हैं, तो उस हिसाब से 17 हुआ। तो ये सटल बॉडी है। अब डेथ के समय क्या होता है? डेथ के समय ये जो सटल बॉडी है मेरा, ये जाता है कारणा शरीर में, कॉजल बॉडी में। कॉजल बॉडी क्या है ना? मेरा ये स्टोर हाउस है जहां पे हमको कॉजल बॉडी का एक्सपीरियंस कब होता है? डीप स्लीप। कॉजल बॉडी का एक्सपीरियंस हमको डीप स्लीप में होता है। तो ये जो शरीर का जो भी कर्मा है
वो हमारे सटल बॉडी में इंप्रेशन में है और वो जाता है कॉजल बॉडी में, जिसको आप बोल सकते हैं जीवा। और अगर जैसे ही हमारा डेथ होता है तो बॉडी ड्रॉप होता है और ये जो जीवा है, ये जो कारणा शरीर है, वो ट्रेवल कर कर दूसरे शरीर में जाता है। ये समझ में आ गया? और उसके अंदर इतनी पोटेंसी होती है, आप सोचो वो पीपल का पेड़ का फल देखा आपने, इतना सा होता है, जी उसको तोड़ के देखना कभी, उसके अंदर उसके बहुत सारे बीजे होंगे, 500,000 होंगे बीज। और एक बीज को भी आप निकालोगे ना, वो राई से भी छोटा होता है। देखा है किसी ने? हाँ सर। राई से भी छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर इतने बड़े वृक्ष का डीएनए आरएनए स्टोर्ड है, हम्म इतने से बीज के अंदर। समझ रहे? तो अब क्या है, ये हमारा जो सटल बॉडी है वो कॉजल बॉडी में जाता है, कॉजल बॉडी ट्रेवल करता है, नए शरीर में जाता है, और नया शरीर हमें फिर से वो अनुभव करवाता है, जो जो हमारी वासनाएं रह गई है, जो जो हमारी डिजायर रह गए हैं, वो हमारा अगला जन्म में उसकी पूर्ति करने के लिए वो उस हिसाब से शरीर मिलता है। ठीक है। अब ये जो मैंने बताया कि मनस बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त क्या है? जो आप कथावाचक से सुनते हो ना कि चित्रगुप्त होते हैं, वो लिखते हैं कहीं पे स्टोर हाउस यमराज के पास, ये वही चित्त है जो आपका नोटबुक से लिखकर कॉजल बॉडी में चिपका रहा है। और कभी कभी ऐसा सुना है कि ब्रह्मन जो है, भगवान जो है, वो ऐसा है कि अगर चींटी ने अपने पैरों में पायल पहनी है, चींटी ने इसी लाइन को मैं दोहरा रहा हूं, चींटी ने अगर अपने पैरों में पायल पहनी है ना, तो उसके घुंघरू की आवाज भी उसको सुनाई देती है। इसको भगवान को। ठीक है। अब ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो मनस चित्त बुद्धि अहंकार जो है, जो भी चित्त में आपका स्टोर हाउस है, अब देखो चींटी की आवाज, घुंघरू की आवाज कैसे सुनाई देगी। देखो, आप चाहे कोई भी कर्म करो, जोर से करो, धीरे से करो, विस्परिंग में करो या मन में करो, उसको सुनाई देता है कॉन्शियसनेस को। राइट? राइट। ठीक है। तो मनस चित्त बुद्धि अहंकार। अब देखो, ये जो माइंड में, ये जो आंखों में जितनी परिवर्तन आई वो माइंड को पता है, लेकिन आंखों का कोई भी, जिस तरह से जड़ पदार्थ में कोई भी चेंजेस आता है तो आंखों में फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से आंखों में कोई भी परिवर्तन आता है तो मन को फर्क नहीं पड़ता। मन उसको लेकर बैठता नहीं है कि मेरे मन में मोतियाबिंद हो गया है, मेरे मन को कम दिखाई दे रहा है, वो नहीं लिख रहा। ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप सोचो कि ये जो है स्पेस जो है, या ये जो लाइट है, ये ब्रह्मन है, और वो उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो लाइट है, वो कहां पर पड़ रहा है? मेरे सटल बॉडी में पड़ रहा है, सटल बॉडी में पड़ रहा है मेरे, और सटल बॉडी से मैं अपने ग्रॉस बॉडी को उजागर कर रहा हूं, यानी कि मैं उनको कॉन्शियस कर रहा हूं। ठीक है। अब जैसे देखो, यहां पर ये लाइट दिखाई दे रहा है। जी सर। अब देखो, ये हाथ दिखाई दिया। हाँ सर। ये लाइट आने से पहले ये हाथ था। जी सर। ये हाथ आने से पहले ये लाइट था। हाँ सर। है ना? और ये हाथ जाने के बाद भी लाइट है। तो हम जैसे ही आते हैं, ये अगर मेरा बॉडी है तो यहाँ पर सटल बॉडी में कॉन्शियसनेस जाता है, और कॉन्शियसनेस मेरे पूरे बॉडी को
प्रभावित करता है, जिससे कि मैं पूरा कॉन्शियस होता हूँ और बाद में अपनी एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। हाँ, ईगो का काम क्या है? ईगो का काम क्या है कि ये बॉडी मेरा है, ये बोलना ईगो का काम है। अगर ईगो को आप देखोगे तीनों बाकी भाई बंधुओं के साथ, उनको मन को, बुद्धि को, चित्त को, तो ईगो क्या करेगा? वो हर चीज में अपना कॉलर टाइट करेगा। जैसे कि अगर मुझे एक अच्छा आइडिया आया तो देखा मुझे कितना अच्छा आइडिया आया, ये ईगो है। कोई पुरानी बात 20 साल पहले की पुरानी बात याद आ गई, देखा कैसी मेरी मेमोरी है, ये ईगो है, ये ईगो है। ठीक है, तो ये ईगो क्या करता है? ये ईगो आईनेस को जोड़ता है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा चित्त है, ये मेरा बुद्धि है, ये ईगो को जोड़ता है। अब यहां पर इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया, राइटर ने क्या किया है कि मन को दो हिस्से में भाग कर दिया है। मन को दो हिस्से में, मतलब मन का क्या फंक्शन है? 4 फंक्शन क्या है मन का? शिवा बताओ। सब मानस चित्त बुद्धि अहंकार ना। हाँ, मनस चित्त बुद्धि अहंकार। अब जी यहाँ पे क्या किया है, मन को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से में उन्होंने ईगो को रखा है, एक हिस्से में मन को जो दूसरा नाम है वो है अंतकरण। अंतकरण, ये बाहरीकरण और वो अंतकरण। ठीक है, ये जो हमारे पंच इंद्रियां हैं उसको बाहरीकरण बोलेंगे और उसको मन को जो बोलेंगे वो अंतकरण। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। वो क्या दिया है कि जैसे आग होता है, आग जो होता है उसका कोई वेट नहीं होता। ठीक है, आग का कलर क्या होता है? लाल। लाल ऑरेंज। ठीक है, उसकी फीलिंग कैसी होती है? गरम। गरम, बहुत गरम। अभी आग के बारे में सोच गए। अब लोहा का गोला, मतलब आयरन बॉल का एग्जांपल दिया है यहाँ पर। आयरन बॉल क्या है? आयरन बॉल का अगर उसको छूओगे तो कैसा लगेगा? ठंडा। भारी। ठंडा। आग का वजन नहीं है, इसका क्या है? वजन है। वजन है। ठीक है, और इसका कलर काला है, इसका कलर लाल है। ठीक है, आग का कोई वजन नहीं है, इसका वजन है। इसका कलर लाल है, इसका कलर काला है। ये छूने में गर्म है, ये छूने में ठंडा है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम दोनों को मर्ज करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये आयरन बॉल को अगर आग के अंदर हम रखें तो क्या होगा? धीरे 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 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में क्या हो जाएगा? वो आयरन बॉल जो है क्या हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हाँ। गर्म हो जाएगा और उसका वजन तो वैसे कि वैसे ही होगा। तो आपने देखा इसका जो क्वालिटी है वो अभी इसमें शिफ्ट हो गया है। समझ पा रहे हो यहां तक? आग वैसे उसका कलर लाल है, उसका कोई वजन नहीं है और छूने में गर्म है। इसका कलर ब्लैक है, इसका वजन है और ये छूने में ठंडा है। लेकिन जब दोनों मर्ज हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो लाल बॉल है, अब देखो उसका वजन भी हो गया है, आग की क्वालिटी आ गई है, उसका वजन भी हो गया है, उसका कलर भी लाल हो गया है और वो छूने में भी गर्म। तो उसी तरह से जब हमारा ये कॉन्शियसनेस हमारे ईगो पे पड़ता है और वहां से सारा वर्ल्ड हमारा कॉन्शियस होता है, तो वो क्या करता है? कॉन्शियस ईगो क्या करता है? ईगो उसके साथ जोड़ देता है, बॉडी के साथ, क्योंकि बॉडी को मैं कॉन्शियस कर रहा हूं तो ये बॉडी मेरा है। ये इसके साथ मैं कॉन्शियस कर रहा हूं तो ये माइंड मेरा है। इसके साथ मैं ये कॉन्शियस कर रहा हूं तो ये मैं हूं। ईगो का काम यहां हो जाता है। समझ पा रहे हो इस चीज को?
ठीक है, क्योंकि ईगो हमारा वैसे कुछ काम का नहीं है जब तक उसके ऊपर कॉन्शियसनेस नहीं पड़े, क्योंकि ईगो तभी हमारा कब होता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो ये चारों स्टेट्स काम करते हैं, चारों फंक्शंस, मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों काम करते हैं। लेकिन जब हम ड्रीम में होते हैं तो क्या काम करते हैं वहां पे, क्या काम करते हैं? तो थॉट ही रहता है ना। मन और बुद्धि काम करते थे। नहीं, बुद्धि तो काम नहीं करता। मैं ड्रीम स्टेट में आपको 2+2 पूछूंगा, आप बता नहीं पाओगे आंसर। वहां पे सिर्फ और सिर्फ चित्त काम करता है, मेमोरी। अभी अगर आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हो और वो रोल में फिल्म दिखा रहा है, तो उस रील में वही फिल्म दिखाई देगी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो माइंड में मिक्स एंड मर्ज हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मिनी स्कर्ट पहना हुआ डॉगी दिख सकता है, गाय दिख सकता है, सैंडल पहना हुआ गाय दिख सकता है, या सिंग वाली लड़की दिख सकती है, लेकिन मिक्स एंड मर्ज होगा। ठीक है, तो वहां पर चित्त हमारा एक्टिव रहता है और ईगो और मन और बुद्धि शांत होता है। और लेकिन यहां पर जब डीप स्लीप में हम जाते हैं तब चारों शट डाउन होता है, सिर्फ हमारा साक्षी रूप एक्टिव रहता है। इसलिए हमें पता चलता है कि मैं अच्छे से सोया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया इसमें कि जड़ पदार्थ जो है, और गीता में एक श्लोक भी है, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा की चिंता करो, तो बार उस आत्मा की चिंता करो। मैं भेज दूंगा, आई थिंक 4th या 5th चैप्टर में, 4th चैप्टर में है शायद। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुझे नहीं देख सकता है, मैं उससे देखता हूं। ये हो गया ऑब्जेक्ट और मेरी आंखें हो गई सब्जेक्ट। ठीक है, ये अपने आप को देख नहीं सकता, मोबाइल फोन अपने आप को देख नहीं सकता। उसी तरह से आंखें, जब मन आंखों को देखता है तो आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। आंखों में कोई भी परिवर्तन आता है वो उसमें मन को कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मन में हमारे भी बहुत परिवर्तन आता है। मन में क्या क्या परिवर्तन आता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद्या है, मत्सर्य है, बाद में विकल्प है, संकल्प है, संदेह है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, डाउट है, फियर है। ये सब जो है, ये किसको पता चलता है, हमारे कॉन्शियसनेस को। तो वो मेन साक्षी जो है वो हमारा कॉन्शियसनेस है। तो अभी ये समझ में हो कि जड़ पदार्थ वाला कोई भी इफेक्ट मेरे आंखों को परिवर्तन नहीं करता, आंखों का कोई भी इफेक्ट मेरे मन को परिवर्तन नहीं करता, और मन का कोई भी इफेक्ट चाहे मुझे प्यार आए, नफरत आए, गुस्सा आए, क्रोध आए, भय लगे, कुछ भी लगे, वो आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट कभी अगर आप सुनो, अरे इसका तो बहुत आत्मा ही खराब है या आत्मा ही बुरा है, तो वो लागू नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये साक्षी जो है वो सबको एक समान दिखता है। समझ पा रहे हो, डोज ज्यादा हो रहा है, आधा कल करेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया, मेन टॉपिक हमने छेड़ दिया। कुछ अलग ही था ना, ज्यादा हो रहा है ना।
हाँ मधुर जी सही सर। क्या बोल रहे हैं? सर वेरी नाइस। नहीं समझ आ रहा सर। वो एक बार आपने पहले भी ये करा चुके हैं, तो रिफ्रेश होता है। हाँ हाँ, और रिफ्रेश जितना बार आप सुनोगे उतना बार ही अंदर जाएगा। और मन में क्या होता है, मननम जो श्रवणम मननम निधिध्यासनम क्यों दिया है, क्योंकि मैं जब ये बोल रहा हूँ ना, मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो वो ही करता। आपने अटेंशन से सुना नहीं है सारा चीज, ठीक है? मन भटकेगा, अरे ये मैं उसको समझाऊंगा, ये मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? जो अनसुना मन होता है उसमें बहुत डाउट होता है। आपको उस चीज पे कभी डाउट नहीं होगा जो चीज आप जानते ही नहीं हो, ठीक है? जो चीज जानते ही नहीं हो उस पर कभी डाउट नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीजों पे क्या होगा कि अभी आप मन भटक रहा था, अरे मैं इसको भी समझाऊंगा, ये वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, ईगो है ये तेरा, ऐसा वैसा करके आप टीचर बन गए थे अभी तक, थोड़ी देर तक, ठीक है? तो वो वहां पे क्या हो गया, ये लेक्चर चला गया आगे। इसीलिए हमें मननम करना पड़ता है। मननम जितना भी आपने सुना है उसको मननम करो और वो डाउट को क्लियर करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है? तो आज ज्यादा खिंचते नहीं, कल माया के बारे में बात करेंगे। और पर ये ये आपने जो ये पहला श्लोका बोल के किया है, तो ये क्या श्लोका वाइज आप बताओगे? नहीं श्लोका वाइज नहीं, ये मैंने कवर कर दिया, करीब 14 श्लोका तक कवर कर दिया। ओके। खाली मैं पहला वाला बता रहा था। रूपम दृश्यम। बस। आप अभी उसको पढ़ोगे ना, 14 श्लोका तक पढ़ोगे ना, आप समझ जाओगे। समझ जाए। उसमें एग्जाम्पल भी वो लोहे का और इसका दिया है। उसमें एक एक पढ़ने से क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट छूट जाएगा। मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके, जो मेन टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक क्या है कि ये इनर्ट है, ये जड़ है, ये इनर्ट है, जड़ है, इसका जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु तय है। कभी ना कभी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये खत्म होने वाला ही है, जी। ठीक है? हमने आज तक जो बॉडी को सोचा था, ये बॉडी मैं हूं, ये बॉडी मैं हूं, तो आज हमने देखा कि ये बॉडी हुई नहीं, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है, मेरा हाथ भी है, नाक भी है, कान भी है, अंदर का भी देखूंगा मैं तो लीवर के साथ और भी जुड़े हुए चीजें, पुर्जे हैं, हार्ट के साथ और भी जुड़े हुए पुर्जे हैं। वो इंडिविजुअल चीजें मिलकर एक चीज कोई बना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब हम ब्रह्मन के बारे में ज्यादा बात करेंगे तब क्या होगा कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा, ठीक है? तो अभी क्या है, बॉडी को जैसा मैंने कहा कि बॉडी को हमें जरूरत है कर्म करने के लिए, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा दुख का कारण क्या है, ये बॉडी की वजह से। बॉडी की वजह से क्या दुख का कारण है, एक तो खुद को भी तकलीफ हो रही है, मन को तकलीफ हो रही है, बॉडी को तकलीफ हो रही है, और हमने जितने भी सारे रिलेशंस बनाए वो हमारे बॉडी के आधारित पे बने, हमारे बॉडी के आधार, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरा दोस्त है, ये सब बॉडी के रिश्ते, जो मन से उसको ने पकड़ लिया है, ठीक है? अभी आज क्या है कि हमने देखा है कि बॉडी का हमारा बचपन से चेंज होता जा रहा है, और एज पर वेदांता उसमें क्या करते हैं कि जयते वर्धते, यानी कि बॉडी एग्जिस्टेंस में आता है, माँ को सबसे पहले पता चलता है कि वो गर्भवती है, फिर उसका जन्म होता है, ये सेकेंड स्टेज है, थर्ड में वो ग्रो होता है, ठीक है? फोर्थ में वो मैच्योर होता है, फोर्थ में मैच्योर यानी कि 40 के बाद, डॉक्टर्स बोलते हैं 40 के बाद सीढ़ियां नीचे उतरती, ऊपर नहीं जाती, मतलब जो बढ़ने का था बढ़ गया, 40 के बाद अब सब कम 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 हम होने लगेगा, ठीक है? उसके बाद हम बीमार पड़ते हैं,
उसके बाद हमारा डेथ है। ठीक है, ये 6 प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो हम अगर उस डाली को पकड़कर बैठेंगे जो हमको पता है कि ये डाली टूटने वाली है, तो कितना सेफ रहेंगे? हम उस जगह को पकड़े ना जो कभी नहीं टूटने वाली है। किसको प्रेफर करोगे, डाली को कि उस जगह को कि जहां जो कभी नहीं टूटने वाला है? ऑब्वियसली उसका है ना? और क्योंकि ये हमारा अविद्या है, तो इसको पार करने के लिए हमें विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ये है कि बॉडी हमारा परमानेंट नहीं है। बॉडी जैसा इसका है, इसका जन्म हुआ है, इसका मृत्यु है, उसी तरह से हमारे बॉडी का जन्म है, हमारे मृत्यु है, बॉडी का मृत्यु है। और बॉडी को क्या है ये बताओ, एक मिनट इसको हाथ को देखो अपने ऐसे देखो शिवा, अब मुझे बताओ हाथ आपको देख रहा है कि आप हाथ को देख रहे हो? तो मैं आपको देख रहा हूँ सर, हाँ? मैं देख रहा हूँ सर। मैं देख रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट है। हाँ सर, ये और आप सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। ठीक है, आप देखो आंख भी, अगर हाथ को ही हम गिने आंख, तो भी देखो आंख जो है उसको मन देख रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या है कि मैं सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट शिफ्ट होते जा रहे हैं ना सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट और सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वो शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, जैसे शिफ्ट अभी होते जा रहे आपको हैं, देखा। लेकिन एक जगह पे खत्म हो रहा है। मन को जो जानने वाला है हाँ। वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? यस सर। अब जैसे देखो ईगो के ऊपर मैं एक चीज बोलता हूँ। अब सोचो कि आपने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सारे देश के लोग शामिल हैं, आप भी गए हो, और वहां पे अनाउंसर जो एंकर था वो बोल दिया कि एक आदमी को मैं जानता हूं जो शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, बहुत सारे करप्शंस किया है। ऐसा अगर वो बोलता है, आप और 196 कंट्री के साथ जुड़े हुए हो, बैठे हुए हो, आपको बुरा लगेगा उस चीज का? नहीं, नहीं लगेगा ना? अटैचमेंट नहीं सर। हाँ, तो अटैचमेंट नहीं इसलिए नहीं लगेगा, अगर थोड़ी अटैच देर के होता बाद वो बोलेगा कि वो इंडियन आदमी है। थोड़ा बुरा लगा पूरा लगेगा। है ना? अरे इंडियन जैसे ही होते हैं बोलेंगे कोई। अब वो बोलेगा कि उस जगह का नाम बोलेगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। आपकी फीलिंग समझते रहो। क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? अरे यार गुजराती ऐसे होते हैं, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, उड़िया ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा बुरा लगता है ना? अब देखो कि उस गली के बारे में बता रहा है जिस गली में आपका घर है। आपका पड़ोसी अड़ोसी होगा या ऐसे होगा, उस गली का नाम बता रहा है वो। ठीक है, अब बताओ आपके घर के कोई सदस्य के बारे में बोल रहा है, आप जिसको जानते हो। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? कैसा कैसा हमारा अटैचमेंट बढ़ते जाता है और हमें तकलीफ होती रहती है। दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखो ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जैसा अहंकार आईने से वो सबको, मेरा बॉडी है, मेरा हाथ है, मेरा दिमाग है, मेरा सोच है, मेरी मेमोरी है, ये सब करते रहता है। लेकिन ये ईगो के बारे में हम बात करते हैं। अब सोचो कि एक स्टोरी में बोलता हूँ, एक आदमी रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, वो स्टोरी खत्म हो गई। काम धंधा कुछ करता नहीं, खाने के भी वांदे होते हैं, तो क्या नया आइडिया आता है उसको। ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे शादी के बड़े सारे बैंक्वेट हॉल्स होते हैं। तो क्या करता है कि दिन में खाना मिले ना मिले, रात को अच्छे से सूट वूट पहनकर किसी भी शादी में घुस जाता है, अच्छे से खाना खाता है, आ जाता है।
ये उसका बहुत दिन तक चलते रहता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। एक दिन पता नहीं क्या हो जाता है उसको, वो जाता है तो बोलते हैं ना जितना भी बड़ा चोर हो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। तो क्या हो जाता है कि लड़का लड़की वाले एक साथ ही खड़े होते हैं। तो ये जब जाता है तो बोलते हैं, लड़का वाला बोलते हैं यार ये जाना पहचाना सा लगता है, ये लगता है मेहंदी में आया था। तो बोलता है कि अच्छा ये मुझे लगता है कॉकटेल पार्टी में आया था, आपका बंदा है? तो बोले कि नहीं। तो बोले आपका बंदा है? तो बोले नहीं, करके दोनों बात करो। तो इसको आके पूछते हैं इसको आकर पूछते हैं कि भैया आप किस तरफ से? लड़की वाले की तरफ से। तो बोलता है कि नहीं खाना बहुत अच्छा था, ऐसा ऐसा करके बात को टालते रहता है। तो ये पूछता है, लड़का वाला पूछता है कि लड़की वाले पूछते हैं कि आप लड़के वालों की तरफ से? बोलता है कि आपने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है। वो जवाब ही नहीं दे रहा उसका, वो जवाब ही नहीं दे रहा है। और बाद में किसी तरह से छूमंतर होकर बाहर निकलता है। ठीक है, अब जरा जरा देखो, हम जो ईगो कर रहे हैं अपने अपने ईगो को जो कर रहे हैं हम, ये मेरा है मेरा है मेरा है, ये जो ईगो है ये लड़के की तरह है, ना इधर का है ना उधर का है। आप उसको ढूंढने की कोशिश करो, देखो मिलेगा नहीं। आप उसको पूछने की कोशिश करो, गायब हो जाएगा। पूछो उसको कुछ, मिल रहा है ईगो? ढूंढो, मन में ढूंढो ईगो को। हाँ सुरेश जी। सर सर मैंने किया, अभी कोई काम है मैंने किया ऐसा। हाँ हाँ, तो पूछो ना कहाँ पर है वो ईगो, कहाँ पर है? मधुर जी मिला आपको ईगो? कृष्णा मैडम नहीं सर। है ही नहीं ना, उसका यही काम है, वो यही काम है उसका। कहीं से आ जाता है, परेशान करता है, फिर गायब हो जाता है, और ये लास्ट तक रहेगा हमारे साथ। डेड मैन हैव नो ईगो, नो डिजायर। बाकी तब तक हमारा जिंदगी में ईगो रहेगा ही रहेगा। नहीं तो ये मेरा मोबाइल है, मैं बोल ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ईगो को ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं, ईगो मिलेगा ही नहीं। आप आज इसका परीक्षा करके देखना। और एक परीक्षा हम करते हैं, आप थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, कॉन्शियस रहो, अवेयरनेस में रहो, पूरी तरह से एक हल्का सा स्माइल रखोगे तो ज्यादा कॉन्शियस रहोगे। जो भी मन में थॉट आ रहा है, एक ही थॉट को देखना है आपको, उसके जानने तक उसको देखो। अब आंखें खोल लो। आंखें खोल लो। अब आप ये थॉट आने से पहले थे? आप ये थॉट आने से पहले थे? और जाने के बाद भी आप हो? ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या है, हम अपने बॉडी को भी अगर हम देखेंगे कि जैसे एक रुमाल है, सोचो ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है। ये गांठ कहां से आई? आपने लगाया? मैंने लगाया, लेकिन कहां से आई? और ये गांठ अभी कहां चली गई? आपका थॉट भी देखो, हमारा जीवन भी देखो, कॉन्शियसनेस पहले से है। हम आए, ये हम है, थोड़े दिन की जर्नी की, चले गए। चलिए, लेकिन ये वैसे के वैसे ही हो। वैसे के वैसे। ठीक है, और कृष्णा भगवत गीता में बोलते भी है ना
कि ऐसा कोई काल नहीं है जहां पर तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, ये सारे लोग नहीं, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कोई काल में रहे ही नहीं। हमारा ये कॉजल बॉडी तब तक रहेगा जब तक हमने अपने परम तत्व को जाना नहीं, तब तक हमें, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वो हमें रहेगा। और हम जैसा देखें कि ये थॉट आने से पहले भी हम थे, ये थॉट जाने के बाद भी हम हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम सदा से हैं, हम सदा से हैं, ठीक है। ये मेन है सजातीय वेदा, विजेतीय वेदा, स्वागतीय वेदा। और हमने बात किया कि 5 सेंस ऑर्गन है, उसके 10 काम है, नेगेटिव पॉजिटिव बोलो या दोनों विपरीत बोलो, जिससे भी बोलना है बोलो, दोनों काम है उसके, क्योंकि वो हमको कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए वो समझाए। और जड़ चीज क्या है, उसका परिवर्तन होता है, वो गायब हो जाता है एक दिन, और जो चेतना है वो परमानेंट है। अभी तक हमने यही देखा, ये चेतना में हमने क्या देखा कि ये जो ये लाल कपड़ा है ये परमानेंट है, लेकिन ये जो है आ रहा है जा रहा है, ठीक है। बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ हुआ, वो आया और गया। एनी क्वेश्चंस? शिवा, मधु जी, वरुण मैडम? सर बुद्धि सर सर हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, जैसे अपने अपन बुद्धि के स्तर पे सर जान गए कि हम कितना ही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आग जो लोहे को आग के साथ मर्ज कर दिया तो वो भी आग ही बन गया ना, तो हाँ, वो हाँ। मतलब वो दोनों एक हो गए। तो वैसा ही अगर हम मतलब इसके साथ रहते रहते मतलब चेतना को जान तो नहीं पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा मतलब उसके साथ जैसे आग के साथ आयरन वो आग बन गया, तो ऐसा ही हम भी चेतना के साथ सोचते सोचते ऐसा होता है। ऐसे बुद्धि स्थल जान रहे हैं कि मतलब लास्ट में चेतना ही बचा है, मतलब कि सबको हाँ, जाते हाँ। जाते जाते देखेंगे तो सब सब्जेक्ट लास्ट चेतना में ही बच चेतना रहा ही है। बचा है, तो चेतना हम ही लोग भी बचा ऐसा सोच सकते हैं, है। हाँ, बोलिए। हम अपने आप को चेतना ही समझते रहे, चेतना ही समझते रहे, तो धीरे धीरे हमको भी समझ में आ जाएगा कि मैं ही चेतना हूँ। बस बस, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब अनुभव कुछ। अनुभव कर पाएंगे सर, अनुभव कर पाएंगे। हाँ, अनुभव। और ये जो हमने क्या किया है, ये एरर में से आया है, ये अविद्या से आया है कि मैं ये बॉडी हूं ये मेरा अविद्या है, क्योंकि बॉडी चेंज हो रहा है ना बार बार। तो इसको विद्या से ही आप भगा सकते हो, राइट सूरज जी? मतलब वही चिंतन करते करते सर अपने को अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा, अपने आप अनुभव हो जाएगा। और कल हम जब देखेंगे थोड़ा माया को और डिस्क्राइब करके, तो उससे ये हो जाएगा। मैं वैसे तो इसको 12-15 लेक्चर चाहिए कम से कम, 2-2 श्लोक करने के लिए, लेकिन मैंने 2 लेक्चर्स में खत्म किया, और मैं जानता था कि पहला दिन ही थोड़ा हैवी हो जाएगा, क्योंकि वो बस सर सब्जेक्ट ले पाना ना। आप ले पाए? कोई किसी को हैवी तो नहीं हुआ ना? अभी तक तो अभी तक जो सर हम लोग पढ़ते आए हैं, अभी तक तो यही है, यही समझ आ रहा है कि हमें कॉन्शियसनेस को जानना है। अब हाँ, जानने के लिए जो भी तरीका अपनाना है, मतलब कॉन्शियस को जानने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं कर्म योग या संन्यास, कर्म संन्यास योग, जैसे दोनों बातें करते हैं। कर्म योग के थ्रू भी हम जान सकते हैं, और उसका कर्म संन्यास योग के, कर्म संन्यास मीन्स छोड़ना है, मतलब जैसे कोई छोड़ना है मीन्स अगर देखो जो पहली हमने चीज है, किया उसी छोड़ सकते हैं, तो कॉन्शियसनेस को आप जान नहीं सकते हो, आप उसके बारे में कुछ लिख नहीं सकते हो, आप उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हो। ये सत्य है एज पर उपनिषद, क्योंकि हम सिर्फ उसको यही कर सकते हैं कि मैं कॉन्शियस हूं, ये मुझे पता है, बस इतना ही है। मैं कॉन्शियस हूं, मुझे ये पता है, और मैं यही हूं, और मेरे में और शिव में, मेरे में और विष्णु में कोई फर्क नहीं। समझ में? इसको इसको बोलेंगे प्रकरण ग्रंथा बोलेंगे। और जिससे हमारा क्या है
मैं अभी 2 दिन पहले ही मुझे कुछ पता चला तो मैं बता रहा। हमारा क्या है, प्रस्थानत्रय, ये जो ऑथोरेटिव स्क्रिप्चर है हिंदू धर्म का, ऑथोरेटिव Yes, sir. स्क्रिप्चर्स में क्या है, प्रस्थानत्रय। क्या है प्रस्थानत्रय? भगवत गीता, हाँ, वेदा एंड ब्रह्म सूत्र। Yes, sir. भगवत गीता और Vedas. उपनिषद, वेदा, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्मसूत्र। ऐसे बहुत सारे योगीस हैं, महात्मास हैं जो ब्रह्मसूत्र को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, क्योंकि हम इसलिए इंपॉर्टेंट देते हैं, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट देता हूँ, बहुत सारे लोग इसलिए इंपॉर्टेंट देते हैं कि 2 उपनिषद आप पढ़ोगे, हो सकता है दोनों में थोड़ा सा कुछ विपरीत बताया हो, उसका जो समाधान है वो ब्रह्मसूत्र में, ठीक है, ब्रह्मसूत्र में। तो वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जो उसको नहीं मानते, वो सिर्फ उपनिषद को ही मानते हैं। वो भगवत गीता को भी उतना नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं कि उपनिषद का ही नॉलेज है, और वो अवतारवाद है, अवतारवाद। वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड, अब देखो उनका सोच, देखो किस लेवल का सोचते हो। जो ब्रह्मन ना जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना वो उसका उसमें अंदर कोई परिवर्तन आता है, ना कुछ आता है, तो वो अवतार कैसे ले सकता है? आप समझिए मेरी बात में, क्योंकि अवतार लेते ही वो लिमिटेड हो जाता है। आया समझ तो पा रहे जाएगा ही सुरेश जी? सर। हाँ, मतलब तो वो, सर जो अवतार लेता है तो आया है तो जाएगा भी सर वो। हाँ वो तो जाएगा ही, वो हमारी तरह ही है ना, वो हमारी तरह ही। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं है ना, ब्राह्मण में वो क्वालिटी नहीं है, आना जाना उसके लिए नहीं है, जन्म मृत्यु उसके लिए नहीं है, ठीक है, अवतार बाद। तो वो उपनिषद को इतना महत्व देते हैं, और वो इतने ज्ञानी लोग हैं। मैं बोला यार इसके लिए बहुत बहुत तपस्या की जरूरत है, अगर आप डायरेक्टली उसको जान पाते हो। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं और कल फिर 9:30 बजे मिलते हैं।